जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के 5 फरवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट के सारे जीके के क्वेश्चन आप लोग को मैं करवाने वाला हूँ, वो भी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आधुनिक सिंचाई तकनीकी का उपयोग। तो जब हरित क्रांति शुरुआत हुआ था तो उसमें ये चीज़ का उपयोग किया गया था, लेकिन जो आप देख रहे हो ये पारंपरिक बीज का उपयोग, जैविक खेती का उपयोग, पशु श्रम पर निर्भरता, ये सब पुराना था, इसका यूज़ नहीं किया गया था हरित क्रांति के अंदर। और आपको पता होगा मेरा भाई कि हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? 1960 में हुआ था। और इसके साथ साथ इसका जो जनक है मेरे भाई भारत में, वो कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे मेरा भाई, आप लोग को पता होना चाहिए। और वही बात करते हैं वर्ल्ड में, तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे मेरे भाई हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हरित क्रांति की जो मेरे भाई शुरुआत हुई थी कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ था, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह शुरू होता है? तो ये नवंबर माह से शुरू होता है और फरवरी में क्या होता है मेरा भाई? इंड हो जाता है। गुजरात के कच्छ में ये क्या होते हैं मेरे भाई? ये रण उत्सव होते हैं। और आप लोग को बता दूं मेरे भाई, इसमें गुजरात के जितने भी सांस्कृतिक या जो भी चीज़ मेन होता है वो चीज़ को इस मेले के अंदर क्या किया जाता है मेरे भाई? दर्शाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर रिलेट करना कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो ये गुजरात के कच्छ जिला ही है मेरे भाई। कच्छ के रण ही जिला है जो कि क्या है मेरे भाई? सबसे बड़ा ज़िला है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई 3 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर जो क्वेश्चन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो गया। जिनको राजस्थान के बारे में नहीं पता होगा कि वहाँ का पुरुष साक्षरता दर कितना है, महिला साक्षरता दर कितना है, या सारे स्टेट के, तो वो इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब देखोगे मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा राजस्थान। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखिएगा, राजस्थान का साक्षरता जो दर है मेरा भाई पुरुष का, वो है मेरा भाई 80.51 है। वही महिला की बात करते हैं साक्षरता दर, तो ये है 52.66 है। और इन दोनों का अंतर देखोगे तो 27.85 है मेरा भाई। तो ये सबसे ज़्यादा है मेरा भाई अंतर। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। अब एक और चीज़ यहाँ से रिलेट कीजिएगा मेरे भाई, आप लोग से यहाँ पर साक्षरता दर पूछा गया, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का कुल साक्षरता दर कितना है मेरे भाई? भारत का कुल साक्षरता दर कितना है? तो ये हो जाएगा मेरे भाई 74.04%, ये हो जाएगा कुल। लेकिन वही पूछे मेरे भाई कि भारत में पुरुष की साक्षरता दर कितना है, तो ये हो जाएगा 82.14% साक्षरता दर है। अगर पूछे भारत में महिला का साक्षरता दर कितना है मेरे भाई, तो महिला का साक्षरता दर हो जाएगा 65.46% हो जाएगा महिला का साक्षरता दर। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है ये। भारत का साक्षरता दर पूछे 74.04%, पुरुष का साक्षरता दर पूछे आपसे 82.14%, महिला का साक्षरता दर पूछे आपसे 65.14%। अब बात करते हैं मेरा भाई, ये क्वेश्चन आप लोग नोट करना। उसके बाद यहाँ पर दिखेगा कि पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा केरल। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है। अगर पूछे सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा बिहार। यहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर है मेरे भाई बिहार में। बात करते हैं केरल में कुल साक्षरता दर कितना है मेरे भाई, तो 93.91% जो है केरल का साक्षरता दर है। वहीं बिहार की बात करते हैं तो 63.82% बिहार का कुल साक्षरता दर है। आप लोग ज़रूर इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। 4 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में साधारण कृषि को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए किस योजना को स्वीकृति दिया है? तो ये है मेरे भाई पीएम राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना, जो विकास योजना है, इसको क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। एक चीज़ यहाँ पर आप याद रखना मेरे भाई, किसानों के लिए जो मेरे भाई एक वर्ड आता है एमएसपी आता है। ठीक है, एमएसपी। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है आपसे पूछा जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? तो इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट
प्राइस जो होता है मेरे भाई एमएसपी का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो किस उत्तरी राज्य, अब देखो मेरे भाई ये सब क्वेश्चन थोड़ा टफ बनते हैं क्योंकि उत्तरी राज्य का पूछ दिया गया है। अब उत्तरी राज्य में इन सभी का आपका साक्षरता दर आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे अधिक साक्षरता दर जो होगा मेरे भाई हिमाचल प्रदेश का होगा, और हिमाचल प्रदेश का कुल साक्षरता दर है मेरे भाई 82.80% जो है हिमाचल प्रदेश का कुल साक्षरता दर है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि जल में निलंबित ठोस पदार्थों में बढ़ी हुई सांद्रता तथा उनके तली पर जमा होना और जहां वे अवांछनीय होते हैं किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी गादन। आप लोग देखे होंगे कि जल हो गया या कोई भी चीज़ हुआ, उसमें जो भी चीज़ होता है गंदगी उंदगी, तो वो क्या होते हैं मेरे भाई, गाद उसको बोलते हैं नॉर्मल गाँव की भाषा। वो क्या होते हैं मेरे भाई, ये तल में जम जाते हैं। तो वही चीज़ आपसे पूछा है कि कौन अवांछनीय है, वही चीज़ आपको इसको करना था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजन कितनी सूचियों में किया है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई 3 सूची में किया है। 3 सूची का नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक तो हो जाएगा राज सूची हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा संघ सूची हो जाएगा, और एक होता है संवर्ती सूची होता है। तो ये 3 सूची जो होता है मेरे भाई, यही 3 सूची होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि कितने सूची होते हैं, 3 सूची, राज सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। ये सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 8 नंबर, भारत के प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम एमएसपी, देखो यहाँ पर एमएसपी आ गया जिसका फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, के संबंध में 2018 से 19 के केंद्रीय बजट में कौन सा पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया है। तो ये मेरे भाई उत्पादन का जो भी लागत होगा, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया था, 1.5 गुना कर दिया गया था 2018 से 19 के केंद्रीय बजट में, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल है मेरे भाई, भारत का महान्यायवादी डैश को कानून का सलाह देता है। तो ये किसका सलाह देता है मेरे भाई, संघ सरकार के, यानी कि भारत सरकार के लिए भी मेरे भाई एक क्या होते हैं मेरे भाई, बोल दो एक तरह से मतलब कि वकील जज टाइप के होते हैं, उनका सारा केस वही देखते हैं, उसको बोलते हैं भारत का महान्यायवादी बोलते हैं, ठीक है। तो भारत का महान्यायवादी क्या करता है, संघ सरकार के कानूनी सलाह होता है, वही सलाह देता है कानून के ऊपर में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, वो सब कुछ ये महान्यायवादी के अंदर होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके एग्जाम में, सबसे पूछेगा भारत का महान्यायवादी आर्टिकल कितना में मेरे भाई, तो आर्टिकल 76 में मेरा भाई क्या है, भारत का महान्यायवादी होगा, ठीक है, ये होता है। देखो भारत की महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है, नियुक्ति वो कौन करता है मेरे भाई, ये नियुक्ति करता है मेरा भाई राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, आप याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप याद रखिएगा मेरे भाई, अभी वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है मेरे भाई, उनका नाम बताना है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर के हो जाएंगे। तो भारत के जो भी वर्तमान में महान्यायवादी है आर वेंकटरमणी है, आर वेंकटरमणी जो है मेरे भाई वर्तमान में भारत के क्या है, महान्यायवादी है, आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ से आप याद रखिएगा मेरे भाई, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि अभी भारत के वर्तमान में सीजीआई कौन है मेरे भाई, तो BR गवई, ठीक है, BR गवई जो है मेरे भाई अभी वर्तमान में भारत के क्या है, मुख्य न्यायाधीश, जिसको बोलते हैं भूषण राम कृष्ण गवई बोलते हैं इनका पूरा नाम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होगी। कल आपको मैंने बताया था मेरे भाई क्रिकेट पिच की लंबाई, अभी देखो हॉकी के मैदान का मानक लंबाई चौड़ाई पूछ लिया है, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, पिच की लंबाई हो गए, चौड़ाई हो गए, खेल परिसर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई कितना होता है, 55 होता है चौड़ाई, जबकि आपसे लंबाई पूछे लंबाई कितना होता है, तो इसका लंबाई हो जाएगा मेरा भाई 91.5 मीटर, इसका क्या होता है, मानक लंबाई होता है, ठीक है। आगे चलते हैं मेरा भाई, अगला क्वेश्चन है, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी मेरे भाई, मुर्रा की एक शिकारी की पुत्री मुर्रा थी, और एक शिकारी की पुत्री थी मुर्रा। कौन थी, शिकारी की पुत्री थी, और उन्हीं के पुत्र थे मेरे भाई कौन, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब यहाँ से याद रखना, बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना कौन किया था मेरा भाई, ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बोलो या गुरु बोलो, ठीक है, जो भी बोलो, वो थे कौन, चाणक्य थे। कौन थे,
चाणक्य थे, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और चाणक्य एक बहुत ही फेमस बुक है मेरे भाई, कौन सा? अर्थशास्त्र। क्या है मेरे भाई? अर्थशास्त्र एक बुक है मेरे भाई, किनका? चाणक्य का है, वो बहुत ही फेमस है। चाणक्य का अन्य नाम जो हो जाएगा मेरे भाई विष्णुगुप्त है, ठीक है, वो भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। या गुरु यहाँ रखना, या प्रधानमंत्री पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो मेरे भाई, टाइम आउट नियम किस खेल में लागू होता है? तो ये होता है मेरे भाई क्रिकेट में। आप लोग को पता होना चाहिए कि टाइम आउट जो वर्ड है वो यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, 13 नंबर, कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी को। देखो कुचिपुड़ी जो है मेरा भाई कहाँ का है मेरा भाई? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के ही एक जिला है मेरा भाई, ठीक है, कृष्णा जिले के कृष्णा जिला है, वहाँ पर एक गाँव है मेरे भाई। कौन सा गाँव? कुचेलापुरम गाँव है, ठीक है। वहीं पर क्या हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य का मतलब कि उत्पत्ति हुआ था। और याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, वहीं कथकली हो जाएगा मेरे भाई कहाँ, किस स्टेट का हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य केरल का हो जाएगा। कथक जो हो जाएगा मेरे भाई उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। वहीं मोहिनी अट्टम जो हो जाएगा मेरे भाई कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। तो आप लोग सारे शास्त्रीय नृत्य को आप लोग याद कर लीजिएगा। इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, स्टैटिक जीके के नाम से, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ, तो आप लोग जाकर ज़रूर उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 14 नंबर सवाल कह रहा है, पद्म श्री मुकुंद नायक को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? तो ये लोकगीत, ये मुकुंद नायक जो हैं इनको श्री पद्म श्री मुकुंद नायक हैं, इनको लोकगीत के लिए मिला था। और ये जो थे झारखंड के बहुत ही फेमस लोक संगीत गाने वाले ये सिंगर हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 से लेकर, और कब हुआ है मेरा भाई? 1956 तक हुआ था, ठीक है, 51 से 56 तक चला प्रथम पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछेगा कि आपका इसका मॉडल क्या था? तो इसका मॉडल था हेरार डोमर, ठीक है, हेरार डोमर मॉडल पर, ठीक है, हेरार डोमर मॉडल पर क्या था मेरे भाई? ये आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में 2.1 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 3.6 इसका लक्ष्य क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मेन फोकस किस काम पे था मेरा भाई? तो इसमें मेन काम था कृषि पे, ठीक है, ये कृषि पर जोर दिया जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर। और वो चीज़ सक्सेस हुआ भी, क्योंकि टारगेट रखा गया था 2.1% का, लेकिन प्राप्त हुआ 3.1% लक्ष्य प्राप्त हम लोग को हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर, निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है? तो नदी के ऊपरी भाग में जो बनता है मेरे भाई वो बनती है तंग या घाटी जिसको बोलते हैं। अब देखो कि जो भी नदी निकलती है वो पहाड़ या उससे निकलती है, तो जब निकलती है तो वो क्या करती है कि यहाँ के जो पर्वत के बगल में जो होते हैं उसको अपरदन के कारण वहाँ के क्या होते हैं, जो चट्टान के वो होते वो हटते यहाँ पर क्या बन जाता है? घाटी टाइप का बन जाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंग या घाटी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डैश की राज्यपाल थी? तो पहले तो कहीं की राज्यपाल थी, ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले। तो ये कहाँ की थी? तो ये झारखंड की राज्यपाल थी। और याद रखना, झारखंड की पूछा जाए कि पहली आदिवासी राज्यपाल कौन थी, आदिवासी महिला राज्यपाल, तो ये हो जाएगी द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी रही है। अभी वर्तमान में बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति है? तो ये 15वीं नंबर की क्या है मेरे भाई? राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आपसे एग्ज़ाम में मेरे भाई क्या पूछ लिया जाता है? आपके सभी राज्य के राज्यपाल भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उड़ीसा के राज्यपाल की बात करते हैं तो कौन है मेरे भाई? हरि बाबू कंभमपति, ठीक है, कंभमपति, ये हो जाएगा उड़ीसा के राज्यपाल। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है मेरे भाई? आनंदीबेन पटेल हो जाएगा, आनंदीबेन पटेल हो जाएगा उड़ीसा के उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। और झारखंड का क्या हो जाएगा मेरे भाई? संतोष कुमार गंगवार, ठीक है, संतोष कुमार गंगवार जो हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा झारखंड के। वहीं असम की बात करते हैं मेरे भाई, तो असम का जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो जाएगा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हो जाएंगे मेरे भाई,
आचार्य जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे कहाँ के, ये हो जाएंगे असम के राज्यपाल हो जाएंगे। तो चारों स्टेट के राज्यपाल के बारे में आपको हम बता दिए, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री उसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 18 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये बॉम्बे अधिवेशन, ठीक है। बॉम्बे अधिवेशन में क्या रखा गया था मेरे भाई? भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा गया था। और याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो इसकी शुरुआत हुई थी, ये कब हुआ था मेरे? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मेरे भाई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और याद रखिएगा मेरे भाई इस समय बॉम्बे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, जो अध्यक्षता कर रहे थे मेरे भाई, अध्यक्ष जो थे मेरे भाई वो हो जाएंगे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये मेरे भाई कौन थे मेरे भाई? ये थे बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्षता उस समय कर रहे थे, ठीक है। अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन को लीड कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी कर रहे थे। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही मेरे भाई करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का क्या दिया गया था मेरे भाई? करो या मरो का नारा दिया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 19 नंबर, बिल बोर्ड स्नेल का कौन सा नियम विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये है मेरे भाई अपवर्तन के नियम दिए थे। बिल बोर्ड स्नेल जो थे मेरे भाई कौन सा नियम दिए थे? अपवर्तन के नियम दिए थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 20 नंबर, रायगढ़ दरबार में एकमात्र जीवित 87 वर्षीय कथक के नर्तक थे, कौन थे मेरे भाई? रामलाल वेरठ थे। उनको 2024 में निम्नलिखित में कुछ पुरस्कार मिला था? वो मिला है मेरे भाई पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अब देखो कथक जो नृत्य है मेरे भाई किस स्टेट का नृत्य है आपको पता होगा? तो कथक जो मेरे भाई यूपी का है, ठीक है। यूपी का नृत्य है और ये एक शास्त्रीय नृत्य है। और आपको ये भी क्वेश्चन मिलता है मेरे भाई उत्तर भारत का, ठीक है। ओनली उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है मेरे भाई? तो ये कथक है, आप लोग याद रखिएगा। टोटल 20 क्वेश्चन करवाएं। कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही करके मैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, चाहे वो जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, हिंदी हो, सारा करवाऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट बनाओ अपना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।